जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, उपराष्ट्रपति पद का चुनाव संपन्न हो गया। एनडीए के कैंडिडेट जीत गए और इससे कुछ लेसन्स मिल गए। पहला लेसन तो ये मिला कि क्रॉस वोटिंग हुई। इंडिया गठबंधन के कुछ लोगों ने एनडीए गठबंधन को वोट दिया। अब ये किसने दिया, ये तो गुप्त है, पता होना बहुत मुश्किल है, लेकिन अंदाजा सब लोगों का अपना अपना है। लेकिन एक अच्छी घटना भी घटी, वो ये कि एक तो हनुमान बेनीवाल जो राजस्थान के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन्होंने इंडिया गठबंधन का साथ देने का फैसला कर लिया। और चंद्रशेखर जो उत्तर प्रदेश के नगीना से लोकसभा के सांसद हैं और एक उभरते हुए दलित नेता हैं, उन्होंने भी इंडिया गठबंधन का साथ दे दिया। ये बात तो देखिए बिल्कुल पक्की हो गई अब कि कम से कम जो राहुल गांधी का पीडीए का फॉर्मूला था वो काम कर रहा है, और जो ओबीसी और दलित समाज के उभरते हुए लोग हैं वो इंडिया गठबंधन या राहुल गांधी के साथ आने के लिए तत्पर है। अब सवाल उठता है कि कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने की क्रॉस वोटिंग की। संख्या के आधार पे कहा जा सकता है, लेकिन मैं नाम इसलिए नहीं लूंगा कि मेरे पास कोई सबूत तो है नहीं, लेकिन संख्या के आधार पे मुझे ऐसा लगता है कि वो पार्टी जिसका जन्म आरएसएस के सहयोग से हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से हुआ है और अन्ना हजारे के सहयोग से हुआ है, संभवतः उसने क्रॉस वोटिंग की है और एनडीए को वोट किया है। जगन रेड्डी ने एक प्रकार से अपनी राजनीतिक पारी की का अंत कर दिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से ये बता दिया कि वो वोट करेंगे, एनडीए गठबंधन के साथ वोट करेंगे, और आंध्र प्रदेश की राजनीति में अब चंद्रबाबू नायडू बनाम जगन रेड्डी जो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, अब एनडीए के साथ दोनों जाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो मानी बात है, वो कारण यही है कि जगन रेड्डी ने ये सोचा कि अगर चंद्रबाबू नायडू तो मेरे खिलाफ है ही, अगर इसमें भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार भी मेरे खिलाफ हो जाएगी तो मुझे जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए, एक उन्होंने अपना राजनीतिक निर्णय दिया और एनडीए गठबंधन को वोट दिया, क्योंकि अगले 4 साल तक उनको अपने को सरवाइव कराना है। लेकिन इसका रिपरकशन क्या होगा? जगन रेड्डी की बहन के और वाईएसआर की बेटी वो आज कांग्रेस में है, और वाईएसआर की जो लिगेसी है वो डिवाइड हो चुकी है, और चंद्रबाबू नायडू और जगन रेड्डी एक दूसरे के प्रतिद्वंदी। ये एक तो निर्णय ये पता चला अच्छा है, चंद्रशेखर और हनुमान बेनीवाल ने इंडिया गठबंधन का साथ दिया, जगन रेड्डी ने एनडीए का साथ दिया। इसके बावजूद कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर जो रेड्डी समुदाय का वोट है वो बहुत ज्यादा संख्या में, लेकिन चलिए उनका निर्णय वो जाने। और जो संख्या बल है उसके आधार पे मेरा निष्कर्ष ये कहता है कि जो आरएसएस के सहयोग से जिस पार्टी का जन्म हुआ था और जिसने गोवा में, गुजरात में, हर जगह, पंजाब में, हरियाणा में, हर जगह कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया, शायद वही लोग ऐसे हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की। लेकिन अब असली मुद्दे पे आते हैं। ये तो अध्याय निबट गया, अब तो उपराष्ट्रपति पद का चुनाव हो गया और यह भी सिद्ध हो गया कि क्रॉस वोटिंग अगर होगी तो इंडिया गठबंधन से एनडीए की तरफ होगी, एनडीए से इंडिया गठबंधन की तरफ अभी वोटिंग होने का, क्रॉस वोटिंग होने की कोई संभावना नहीं लगती। इसके बावजूद ये राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी में अचानक बहुत तेजी से उछाल आया है, और जिस प्रकार से उनका व्यक्तित्व उभरा है उसकी वजह से उनकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ गई है। और अब नाउ ही हैज बिकम ए सीमेंटिंग फोर्स इन एनी अलायंस ऑफ अपोजिशन। और तेजस्वी यादव से, अखिलेश यादव से जिस प्रकार के उनकी केमिस्ट्री चल रही है, ये 3 लोग मिलके उत्तर भारत के अंदर कम से कम भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा एक ऐसा मंच तैयार कर सकते हैं अगले विधानसभा चुनावों में और लोकसभा के चुनाव में, अगर राहुल गांधी ऐसे ही काम करते रहे। और साउथ में आप जानते हैं, चाहे जगन रेड्डी कुछ करें, चंद्रबाबू नायडू कुछ करें, एआईडीएमके कुछ करें, लेकिन साउथ के अंदर एक ऐसी पूरी एकता स्थापित हो गई है, जब उन्हें मौका मिलेगा तो वहां के वोटर्स और वहां की जनता वो भारतीय जनता पार्टी का साथ तो देने वाली है नहीं, जितना पहले देती थी अब वो भी नहीं देगी, क्योंकि डिलिमिटेशन से
और जिस प्रकार से उत्तर भारत को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है उससे वो क्षुब्ध तो हैं। अच्छा, इसके बाद जो ये असली मुद्दा उठा, जो आज के तारीख में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, कि जो पहले पाकिस्तान में हुआ, फिर श्रीलंका में हुआ, फिर बांग्लादेश में हुआ और आज के तारीख में नेपाल में हो रहा है। करीब करीब इसमें हर में एक सिमिलैरिटी है। ये मैं प्रबंधन के एक छात्र के रूप में अपना विश्लेषण कर रहा हूं, ये मेरा विश्लेषण है और इस विश्लेषण का उत्तरदायित्व तो मेरे ऊपर है, लेकिन जरूरी नहीं मेरे विश्लेषण से आप सहमत हो। इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे और उन्होंने देश को संबोधित करते हुए कहा था कि अमेरिका हमारे पीछे पड़ा हुआ है और हमारे अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। और कुछ ही दिनों के बाद उनका तख्ता पलट हो गया, जेल चले गए, सरकार बदल गई, सब कुछ हो गया। उसी प्रकार से श्रीलंका के अंदर एक ऐसा राष्ट्राध्यक्ष आया जो आर्मी बैकग्राउंड का था और वहां पे तमिल जो अपसर्ज था उसको रोकने के लिए उस आदमी का बहुत बड़ा योगदान था। तो वहां भी उसने, क्योंकि 80% सिंगली पॉपुलेशन है, सिंगली पॉपुलेशन की मनोभावनाओं को उभारा और उनको हिंदुओं के, इस विशेषकर तमिल्स के, क्रिश्चियंस के और मुसलमानों के खिलाफ भड़का के अपने शासन को मजबूत किया और एक प्रकार से तानाशाही और अपने पूंजीपति मित्रों के साथ, विश्व के बड़े बड़े पूंजीपति जिसमें भारत के भी एक बहुत बड़े पूंजीपति का हाथ है, उनके साथ संबंध स्थापित करके बहुत पैसा कमाया। और किस आवरण में वो छिपे, वो था नेशनलिज्म और रीजनल डिस्पैरिटी, रिलीजियस डिस्पैरिटी। लेकिन जब वहां की जनता ने देखा, जैसे हिटलर के जमाने में भी हुआ था, जब हिटलर आया था तो उसने ये बताया था कि किस प्रकार से यहूदी हमारा शोषण करते हैं, इनकी वजह से हमारे देश की जनता का नुकसान हो रहा है। सपने दिखाए, यहूदियों को मारा गया और उसके बाद उस शासन में बैठा। लेकिन जब उन्हीं के देश के लोगों को ये लगा कि हिटलर जो है वो वास्तविकता में अपना फायदा कर रहा है और अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर रहा है, वहां के लोकल रीजन के लोगों को कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो उसके खिलाफ भी विरोध हुआ। और आज के तारीख में जर्मनी के अंदर आप हिटलर का नाम नहीं ले सकते। वही स्थिति श्रीलंका के अंदर हुई और जब श्रीलंका के अंदर वो स्थिति हुई तो जो सिंगली पॉपुलेशन थी, जो 80% थी, जिससे वो राष्ट्राध्यक्ष आते थे, उन्होंने ही विद्रोह कर दिया। और विद्रोह के दृश्य आपने देखे, ऐसे थे कि ऐसा लगता है कि देश की जनता, किसी भी देश की जनता फॉर दैट मैटर, लोकतंत्र को बचाने के लिए और अपने डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए और अपने लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और ये सारी चीजें जो हुई युवाओं के द्वारा की गई। श्रीलंका के साथ एक चीज और हुई, चाइना की एक पॉलिसी है कि वो हर देश को लोन देता है, लोन में बहुत ज्यादा उन्हें डुबा देता है और उसके बाद ऐसी राय देता है जिससे उनकी अर्थव्यवस्था खराब हो जाए, जिससे वो देश पूरी तरह चाइना पे डिपेंडेंट हो जाए। उसने श्रीलंका के साथ यही किया। और ये बात मानी बात है कि दूसरा गुट जो है, अमेरिका वाला गुट, नेटो वाला गुट, ये कभी नहीं चाहता कि इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर चाइना का प्रभुत्व तो बढ़े और वहां पे जो सरकार गिरी, ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि उसमें अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि चीन का इतना ज्यादा डोमिनेशन श्रीलंका के अंदर बढ़े। इसी प्रकार की घटना बिल्कुल बांग्लादेश के अंदर हुई। बांग्लादेश के अंदर भी जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, हालांकि उनके समय में डेवलपमेंट तो हुआ, लेकिन उन्होंने भी चुनावों को रिग किया। और ये वहां पे आरोप लगे कि वहां के चुनाव जो हैं एक प्रकार से मैनिपुलेटेड चुनाव है। संख्या बल उनके पास था, सांसद उनके पास थे, सांसदों की उनको कोई समस्या नहीं थी। जैसे आज की तारीख में भारतवर्ष के अंदर एनडीए को कोई समस्या नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को कोई समस्या नहीं है, लेकिन वहां भी उन्होंने ये सोच के कि वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई हैं, एक प्रकार से बिना सोचे समझे निर्णय लेने शुरू कर दिए और बड़े बड़े उद्योगपतियों को आगे बढ़ाया। और भारत के उसी उद्योगपति जिसकी वजह से श्रीलंका के अंदर अपसर्ज हुआ था, उसके साथ एक ऐसा समझौता गोड्डा के अंदर पावर प्रोजेक्ट का किया, जहां से शुरुआत हुई। और उसके बाद बांग्लादेश के अंदर भी लोग, लाखों करोड़ों लोग सड़क पर उतरे और वहां भी
अमेरिका, कहा जाता है कि अमेरिका ने वो तख्ता पलट कराया, और ये भारत के सब पास के देश हैं। पाकिस्तान की हम बात कर ली हमने, श्रीलंका की बात कर ली हमने, बांग्लादेश की बात कर ली। अब नेपाल के अंदर जो हो रहा है, वहां भी जो पॉलिटिशियंस थे, जो अपने को समझते थे कि देश पे शासन करना उनका अधिकार है, उन्होंने भी वही नेशनलिज्म की बात करते हुए, और ये भी जो केपी ओली साहब थे जो प्रधानमंत्री थे, ये भी चीन के बहुत नजदीक थे, और वहां पे जैसे उन्होंने ये सोच के कि बगल में चीन बैठा हुआ है और हम अमेरिका को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, उन्होंने भी अपने लोकतांत्रिक कर्तव्यों का निर्वहन न करते हुए कुछ ऐसे फैसले लेने शुरू किए जिसका, और जब उन्हें ऐसा लगा कि वो इतने ज्यादा ताकतवर हो गए हैं, उन्होंने बच्चों को दबाना शुरू किया, लोगों की आवाज दबाना शुरू किया, क्रिटिसिज्म को दबाना शुरू हुआ, और जब उन्हें लगा कि ये नहीं दब रहा है तो उन्होंने सोशल मीडिया ही को बैन कर दिया, यूट्यूब को, एक्स को, फेसबुक को। और उसके बाद जो वहां विद्रोह पनपा, वित्त मंत्री को दौड़ाया गया, पुराने प्रधानमंत्री की पत्नी को जिंदा जलाया गया, वहां के सुप्रीम कोर्ट को जला दिया गया, वहां के संसद भवन को जला दिया गया, वहां के गोदी पत्रकार के सबसे बड़े मीडिया हाउस को जला दिया गया। तो उसमें भी ऐसा लगता है कि जो अमेरिकन लॉबी है वो नेपाल के अंदर चीन का हस्तक्षेप और उसका प्रभुत्व स्वीकार नहीं कर पाई। अभी तक ये सारे देशों के अंदर ये सारी चीजें कॉमन है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल हो। अब हमारे लिए जो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है, यक्ष प्रश्न है भारतीयों के लिए, कि जब हमारे पड़ोसी देश में, हर देश के अंदर ये घटना घट गई, क्या हमारे देश के अंदर भी होगी? और ये ना हो, इसके लिए देश को क्या करना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को क्या करना चाहिए? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे देश के अंदर कुछ विशिष्टताएं हैं। हमारे यहाँ बहुत ज्यादा कल्चरल डिफरेंसेस हैं, यही हमारी ताकत भी है, यही हमारी वीकनेस भी है। और ये भी बात बिल्कुल पक्की है कि हमारे देश के अंदर भी जो 11 साल से मोदी जी की सरकार चल रही है, उसमें भी नेशनलिज्म को आगे बढ़ाया गया है, और यह बताया गया लोगों को कि हम उदारवाद की तरफ बढ़ रहे हैं और हम वामपंथ से घड़ा करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से अमेरिका को हैंडल किया गया, और डोनाल्ड ट्रंप जिनकी कन्विंसिंग कराई गई थी और जिनको राष्ट्रपति बनाने के लिए हवन किया गया था, आज के तारीख में गोदी मीडिया उन्हें गाली देने पे कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। तो हम उसी परिस्थिति में चलते चले जा रहे हैं जिसमें श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान गए थे। चीन की नजदीकी नुकसानदायक हो सकती है, और जैसे एम.के. स्टालिन ने, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि वी शुड हैव हैंडल्ड द इश्यू विद अमेरिका केयरफुली, लेकिन गलती हमने ये कर दी कि मोदी जी जाके एससीओ के मीटिंग के अंदर चीन में चले गए और उन्होंने इसी फोटोग्राफ की उसको दिखाने का प्रयास किया जैसे वो अमेरिका को और यूरोपियन लॉबी को चिढ़ा रहे हैं। अमेरिका ने जो 50% का टैरिफ वो तो लगाया ही लगाया, उसने यूरोप से भी अपील कर दी कि आप हिंदुस्तान में 100% का टैरिफ लगा दी, क्योंकि उसको ये बात स्वीकार नहीं, वो चाहता है कि रूस यूक्रेन से युद्ध रोक दे। रूस उसको रोकने के लिए तैयार नहीं है, और रूस आज जो युद्ध कर पा रहा है उसकी बहुत बड़ी शक्ति चीन और इंडिया द्वारा उसके तेल को खरीदा जाना है। चीन पे तो चलिए असर नहीं पड़ता, वो तो रूस से दोस्ती करेगा, और वो ताकत भी रखता है अमेरिका को चैलेंज करने की, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग हब है। तो अमेरिका ने उसको धमकी दी, उसने अमेरिका को धमकी दे दी। लेकिन भारत की वो स्थिति नहीं। हमारे देश के ज्यादातर एक्सपोर्टर्स हैं वो अमेरिका पे डिपेंडेंट है, क्योंकि अमेरिका में हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा है और इंपोर्ट कम है, और ट्रेड डेफिसिट की वजह से सारे एक्सपोर्टर परेशान हो रहे हैं और हमारा रुपया और गिरता चला जा रहा है। पाकिस्तान ने इस स्थिति का फायदा उठाया, वो चीन के नजदीक तो था ही, ऑपरेशन सिंदूर में तो चीन उसके साथ था ही, लेकिन ऐसी परिस्थिति उसकी बन गई कि चीन के बहुत नजदीक न जाए, अमेरिका ने भी वहां डोरे डालना शुरू कर दिया, और वहां के जनरल मुनीर को जो अब फील्ड मार्शल हो गए हैं, घर पे खाना भी खिलाया और उनको महत्व देना शुरू कर दिया। तो पाकिस्तान तो दोनों देशों का, दोनों लॉबीज का डार्लिंग बन गया, और हमारे देश के विदेश नीति की गलती की वजह से
अमेरिका हमारी चीन से नजदीकी सहन नहीं कर पा रहा और इसलिए अलग प्रकार की राजनीति कर रहा है। और चीन क्योंकि हमारे साथ खड़ा ही नहीं हो सकता, वो पाकिस्तान को अवॉइड नहीं कर सकता, तो वो भी हमारे साथ नहीं खड़ा हो सकता। और अगर ये दोनों लॉबीज हमारे खिलाफ हो जाएंगी और हमारी इकोनॉमी, क्योंकि आज के तारीख में विश्व के अंदर ताकतवर वही है जिसकी इकोनॉमी ताकतवर है, और अगर एक्सपोर्ट आपका इफेक्ट होता है और देश के अंदर रोजगार छिनता है और इंडस्ट्रीज बंद होती हैं, तो उसी प्रकार की स्थिति पैदा हो सकती है जिसको नहीं होना चाहिए। मैं भगवान से कामना करता हूं ना हो, क्योंकि हमारे सारे जो आंदोलन हुए हैं हमारे पड़ोस के अंदर वो युवाओं द्वारा किए गए हैं, और युवाओं की मांग सबसे ज्यादा ये है कि पढ़ लिख के उन्होंने शिक्षा ग्रहण करके अपेक्षाएं पाल ली हैं, सपने पाल लिए हैं, तो उनको नौकरी चाहिए। और अगर इस प्रकार से एक्सपोर्ट बिजनेस इफेक्ट होगा, ऐसे टैरिफ लगेगा, इंडस्ट्री का यह हाल होगा, तो उन्हें नौकरियां नहीं मिलेंगी। और उसके बाद वैसा न हो जैसा दूसरे देशों में हुआ है। इसके लिए माननीय मोदी जी को एक तो सबसे ज्यादा ध्यान ये रिलीजियस फैनेटिज्म की तरफ करने के बजाय, नेशनलिज्म के फॉल्सहुड को फैलाने के बजाय बच्चों के रोजगार और इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ध्यान देना चाहिए, शिक्षा के स्तर में सुधार पे ध्यान देना चाहिए। हर इंस्टीट्यूशन के अंदर आरएसएस के लोगों को जैसे भरा जा रहा है वो नहीं होना चाहिए, पेपर लीक नहीं होने चाहिए, टाइम पे होने चाहिए, बच्चों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए और ईमानदारी से उनको नौकरी उसी प्रकार से मिलनी चाहिए जैसे 17 महीने के अंदर तेजस्वी यादव ने बिहार में 3-4 लाख लोगों को नौकरी दे दी। हर प्रदेश को, चाहे वो डबल इंजन सरकार से चल रही हो या सिंगल इंजन सरकार से चल रही हो, प्रधानमंत्री मोदी जी क्योंकि घर के मुखिया हैं, उन्हें सबको एक ही दृष्टि से देखना चाहिए। और आज के तारीख में पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड और कश्मीर जिस प्रकार की विभीषिका को झेल रहे हैं, पीएम केयर फंड और जितना भी पैसा हो सके इन लोगों की मदद के लिए तुरंत दे देना चाहिए था 20 दिन पहले, लेकिन चलिए अभी भी दें जिससे ये प्रदेश दोबारा उठ खड़े हों और देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम।